आने वाले टाइम में वो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो आप अभी सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में है, तो सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? अगर हम अपनी दुनिया में फ्यूल्स ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मटेरियल्स ज्यादा खर्च कर रहे हैं, रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, सस्टेनेबल बनाते हुए चलना है, ये एग्जैक्टली मन में ख्याल कब आया? शुगर केन को देखते हैं तो शुगर केन में शुगर 1/3 है, 2/3 बायोमास है। अब ये बायोमास की कोई वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही, तो वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख गई थी मुझे। Farmer suicides in Maharashtra. 348 farmers have killed themselves. आज के टाइम में फार्मर्स इतना ज्यादा सुसाइड भी कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि फार्मर इज अलोन, एवरीबडी इज सेलिंग हिम समथिंग, somebody is selling him electricity, somebody is selling him fertilizer, seed. फार्मिंग जो है ना वो ल्यूक्रेटिव नहीं रहा प्रोफेशन। चैलेंजेस भी आए होंगे, बिजनेस करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं फाइनेंशियली जो मैंने बनाया है इसको मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और मैंने कहा कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं जो है ना ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको लीड कर पाऊंगा। लोगों में इस चीज की अवेयरनेस को बिल्डअप करने के लिए सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं? दुनिया ऐसा ही करती आ रही है क्योंकि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म कर दिए, बहुत सारे मटेरियल्स खत्म कर दिए। अभी आपने एक पराली वाला पॉइंट बोला, ये एक मुद्दा आ जाता है क्योंकि पॉल्यूशन AIQ मुद्दा बना हुआ है। एससीडीएल ऐसा क्या कर रही है? 1 रुपए से 1500 करोड़ रुपए तक का सफर आज के हमारे गेस्ट ने किया है। आज हमारे साथ है मिस्टर विवेक वर्मा, फाउंडर स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको अक्सर हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी की। अक्सर इस टॉपिक को सब जगह ही इग्नोर किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी को हम सभी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, कंट्री की डेवलपमेंट में हम हेल्प कर सकते हैं और एक क्लीन एंड ग्रीन भारत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज हम उनसे यही सारी चीजें सीखेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, और एंड तक इसे जरूर देखना। सर, वेलकम टू TCB द क्यूरियस बाइट विद सनवाल। एंड मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें ना मेरे को बिल्कुल रिलेटेबल लगी। जैसे वही हम अभी भी बात कर रहे थे कि आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, तो आपका भी कुछ ऐसा ही जर्नी रही है। तो एक बार आप बताएंगे शुरुआत से सर कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या बचपन से ये सब था? हाँ, देखिए मेरे फादर हमेशा से बिजनेसमैन बनना चाहते थे, तो वो जॉब भी कर रहे थे। कभी कभी वो छोटा छोटा बिजनेस करते थे अपने काम करने के दौरान, और मैं उनको देखता था। और बहुत बार वो फेल हुए छोटे छोटे कामों में, लेकिन वो बहुत अच्छे इंजीनियर थे, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट थे, अपनी प्रोफेशन में अच्छी जॉब पे थे, तो वो काम करते रहे। फाइनली उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी 1986 में, जो कि शायद उस टाइम पे वो 50 साल के थे। तब उन्होंने एंटरप्राइज ज्वाइन करी और अपनी कंपनी बनाई और उन्होंने काम करना शुरू किया। और 89-90 तक वो अपना प्रोफेशन बिजनेस करते रहे। बल्कि 92 में जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ आया तो वो अपना एक बिज़नेस कर रहे थे और कुछ बहुत बुरे हाल में थे, बहुत मुश्किल में, और वापस जॉब ज्वाइन करने की सोच ही रहे थे। तो मैंने तब वहाँ पे उनको आके कहा कि भाई अब यहाँ पे आके आप अपना बिज़नेस बंद कर लो और मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इस दौरान जो 1980 से लेके और 1992 तक अपने आप को एज ए बिजनेसमैन भी ट्रेन किया, खुद ही पढ़ाई करने के दौरान। छोटे छोटे मैंने भी काम किए और मैंने वो गलतियां नहीं करी जो मैं अपने फादर को करते हुए देखता था। मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि भाई मैं इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो पूरी दुनिया में बेचूंगा उसको। एक ही चीज़ को इतना अच्छा बनाऊंगा, बजाय इसके कि एक फैक्ट्री में जाके मैं 100 काम करूं, मैं 100 फैक्ट्री में जाके एक काम करूंगा और वो काम इतना अच्छा होगा, वो दुनिया में सबसे अच्छा होगा। तो इस प्रिंसिपल्स के साथ मैंने जो है अपना काम चंडीगढ़ में आके एक बहुत छोटी सी अमाउंट से 25,000 रुपये, जो कि मैंने कुछ इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे के कमाए थे, उससे मैंने अपना ये काम शुरू किया था 1992 में। तो आप अभी इस सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में है। मैं बिल्कुल ही रॉ लेवल पर आपसे जानना चाहूँगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको बोलते हैं एक फैंसी वर्ड है, और फैंसी वर्ड के साथ साथ एक फैंसी वर्ल्ड भी बन रहा है। बट इन एक्चुअल में अगर हम बताना चाहें ऑडियंस को, देखने वालों को, तो सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? सबसे पहले तो ये है कि सस्टेनेबिलिटी वो हमारा लाइफस्टाइल है
जिसमें हम कम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम बहुत खुशी से जी सकें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये आप कमा रहे हैं और 200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम अपनी दुनिया में फ्यूल्स ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मटेरियल्स ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, और हमारे पास आने वाले टाइम में फिर अब वो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, तो ये अनसस्टेनेबल है। तो दुनिया जो है ना, ज़्यादा खर्च करना अपनी कमाई से, ये अनसस्टेनेबल है। और दुनिया ऐसा ही करती आ रही है क्योंकि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म कर दिए, बहुत सारे मटेरियल्स ख़त्म कर दिए, रिसाइकिल कर नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल माइंस हैं, हम लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो अब आने वाले टाइम में वो सस्टेनेबल रहेगा नहीं, तो हमें ग्रीन प्रैक्टिसेस अपने लाइफस्टाइल में लानी पड़ेंगी। नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ख़त्म हो ही रहे हैं स्लोली इतना यूज़ हो रहा है। हाँ, अब इसका रिजल्ट ये है कि अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों करना, हमें दिखाने के लिए करना है या प्रॉफिट के लिए करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ दिखाने के लिए तो बोनस है, प्रॉफिट के लिए करना है। क्योंकि कोई भी काम में अगर आपके रॉ मटेरियल का खर्चा कम है या एनर्जी का खर्चा कम है तो आप प्रॉफिटेबल है। तो ग्रीन प्रैक्टिसेस जो है वो सभी के लिए, एक इंडिविजुअल से लेके और एक लार्ज इंटरप्राइज से लेके एक बड़े कंट्री के लिए ग्रीन प्रैक्टिसेस जो है ना, वो प्रॉफिट लाने का जरिया है। हाँ, उससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वो एक एक्स्ट्रा बोनस है। पर इसमें आपका इंटरेस्ट कहाँ से, किस पॉइंट पर आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में आया? क्या है कि हम बिजनेस जैसे मैंने करना शुरू किया, तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने घर में रहता था। घर के पीछे बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई थी। उस ज़मीन में वो ख़राब ज़मीन थी, उसमें कोई खेती नहीं हो रही थी, और कृषि दर्शन उस ज़माने में शुरू हुआ। राइट। मैं स्कूल से आता था, मैं देखता था ये ज़मीन पड़ी हुई है, कृषि दर्शन में सुनता था कि इस साल प्याज बहुत कम रेट पे बिक रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्याज बो दिया और प्याज के रेट गिर गए। फिर लोग कहते थे कि ये तो जो है ना किसानों की गलती है, ये देखा देखी में एक तरफ चले जाते हैं। जो हर साल प्याज बोता है उसको प्रॉफिट होता है, या उसको उस साल एक साल नुकसान होता है, अगले साल बम्पर प्रॉफिट भी होता है। तो मैंने कहा मैं भी प्याज बोऊँगा। मैं बाज़ार में गया, सबसे अच्छा प्याज का बीज ढूंढा मैंने, और मैं तो उस टाइम पे 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने खुद अपना फावड़ा निकाला और मैंने जो है ना वो सारी जो ज़मीन थी उसको बराबर कर दिया और उसमें प्याज बो दिया, और मेरा 171 किलो प्याज बन के तैयार हो गया। बोरी में बैग पैक किया, तांगे में लादा, मंडी में पहुंचा, जाके बेचा। पहले दिन ही 1 रुपये किलो बिक गया उसी टाइम। बहुत अच्छा प्याज था। उन्होंने कहा भाई वर्जिन ज़मीन में बहुत बढ़िया प्याज पैदा किया। तो चीज़ें मुझे दिखी कि भाई अगर मेहनत करेंगे तो पैसे कमा सकते हैं, और पैसे कमाने में जो एग्रीकल्चर है, मेरा शौक़ पैदा हो गया एग्रीकल्चर में कि देखो एग्रीकल्चर से इनकम हो सकती है। आपकी इसी बात से मेरे को भी याद आ रहा है कि जब मैं स्कूल में 10th क्लास में था तो हमारे पास तो चलो इतनी ज़मीन नहीं थी, चंडीगढ़ में घर के बैकयार्ड में थोड़ी सी ज़मीन थी, तो ऐसे ही शौक़ चढ़ा हुआ था। मम्मी के साथ जाके हमने भी आई गेस लहसुन, प्याज और 3-4 चीज़ें आइटम, हमने आलू वगैरह लगाए थे। तो वो खुशी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कभी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि इसको हम आगे भी इस तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाई होती गई तो मैं जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। उसमें भी मैंने हर चीज़ में देखा कि कैसे सिर्फ एक काम करने से प्रॉफिट नहीं आ सकता एग्रीकल्चर में। तो 2-3-4 चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। कुछ प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जैसे कि एक शुगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे गन्ना आता है, गन्ने से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैंने देखना शुरू किया कि अब आने वाले 30 साल 35 साल, मैं तो स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तो हम कैसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि भाई आने वाले टाइमों में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, या इंडिया 90% पेट्रोल इंपोर्ट करता है, तो कैसे एग्रीकल्चर से हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वहाँ पे बात समझ में आई कि भाई हमें एनर्जी का कंजम्पशन कम करना होगा। लोगों ने बताया भाई खेती से कैसे फ्यूल बनेगा। खेती में तो फ्यूल लगता है, बिल्कुल, ट्रैक्टर के लिए फ्यूल लगता है, पंप सेट के लिए फ्यूल लगता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए फ्यूल लगता है। तो खेती से फ्यूल कैसे पैदा होगा। लेकिन हमने हमारे प्रोफेसर से हमें बताया कि कैसे आने वाले टाइम के अंदर हमको हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हमें खेती से फ्यूल पैदा करना पड़ेगा, तो आप अभी से ही सोचो। तो फिर हमने प्रोसेसिंग के अंदर एनर्जी एफिशिएंसीज इन सब के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स बनाए
कि कैसे गन्ने के ग्रीन टॉप से हम डेयरी चला सकते हैं, डेयरी के वेस्ट से कैसे बायोगैस बना सकते हैं, बायोगैस से हम पावर बना सकते हैं, और बगास को बचा के उसकी साइकिल एफिशिएंसी, उससे पावर जनरेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन सब कुछ जो सोलर पावर ने आना शुरू किया 2005-2006 के आसपास से, उसने चीज़ों को बहुत बदला है। तो पावर का सोर्स जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही जो है ना पूरा आउटलुक बदल गया। और अब क्योंकि सोलर पावर, हाइड्रो जो वाटर बेस्ड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या विंड पावर हैं, ये बहुत ग्रीन सोर्सेज हैं। तो अब ये ऐसा दिख रहा है कि दुनिया जो है ना इन्हीं 4-5 किस्म की जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसी से चलेगी। कोल बेस ख़त्म हो जाएगा, बायोमास बर्निंग ख़त्म हो जाएगी, फ्यूल बर्निंग भी, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, गैस बर्निंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इलाका जो है एनवायरनमेंट का, वो वैसे ही ठीक होता चला जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारा बायोमास अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज उसके साथ हमें मतलब कंबाइन करके बहुत वैल्यू क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। तो दुनिया बड़े अच्छे रास्ते पे चल रही है। और ये जो है ना एनवायरनमेंट, जैसे होता है ना कि अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस, ऐसे ही एनवायरनमेंट भी उसी का हिस्सा है कि हमें नहीं करेंगे तो हमारा फिर पर्पस ख़त्म हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है अगर हम जो है गलत रास्ते के ऊपर करें। और इससे नुकसान भी हो रहा है, फाइनेंशियली भी कोई कंपनी प्रॉफिटेबल चल नहीं सकती अगर वो एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेगी। ऑब्वियसली गया। तो मतलब स्कूल में आपका वो प्याज का आइडिया आपने वहाँ से शुरू किया 8th क्लास में, देन आप कॉलेज में गए, आपने उसी फील्ड में आगे स्टडीज़ भी की, एंड देन कॉलेज में ही आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि मेरे को अब इसी में ही जाना है। हाँ, ये सारी चीज़ें करनी है। बिल्कुल। एनर्जी बचानी है, एनर्जी बचाएंगे नहीं तो प्रॉफिट आएगा नहीं, प्रॉफिट नहीं आएगा तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। आपको तो अपने सारे स्टेक होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी है, अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू देनी है, सरकार को भी जो है ना टैक्सेस देने हैं। तो अगर आप सारे सबका ध्यान नहीं रखोगे तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपको ख़त्म होना पड़ेगा। राइट। तो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आपको कॉलेज में सब करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि यार जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इस पे ध्यान देने वाले लोग बहुत कम है, और मुझे इसी चीज़ को, जैसे अभी बाकी सारे आपने प्रोडक्ट्स की बात करी, बट जो एक पर्टिकुलरली आ गया कि सस्टेनेबल बनाते हुए चलना है, ये एग्जैक्टली मन में ख्याल कब आया था? जो शुरुआत का जो वक्त होता है उसमें सबसे पहले ये होता है कि कैसे हम अपने को बचाएं, क्या हम 4 पैसे कमा भी सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा था। हालांकि मैंने एक बार प्याज बो के समझ लिया था कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन फिर 10 साल बीत गए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गया, फिर से बिज़नेस की सिचुएशन आई कि भाई अब पैसे कमाने हैं, तो टांगें कांपती हैं, डर लगता है कि हम कुछ कमा सकते हैं क्या। तो फिर मैंने रास्ते छोटा सा बिज़नेस कॉलेज में भी शुरू किया, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोकल मार्केट में आइसक्रीम बेचा या नूडल्स बेचे, या कहीं पे हमने जो है ना बहुत सारे होलसेल का जो सामान था उसका सब एजेंसी ले ली मैंने, वो सामान बेचा और उसके कमीशन से मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। तो छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें मैंने हर बार यही देखा कि ऐसी चीज़ करो जिससे कि कस्टमर को सस्ता सामान मिले, और जो मेरे को जिससे मैं सामान लेके आ रहा हूँ उसको रेगुलर बिजनेस मिले, तो वो मुझे डिस्काउंट ज़्यादा दे और सब लोग खुश रहें। तो कहीं ना कहीं पे जब सब खुश रहेंगे तब ही बिजनेस चलेगा। तो इसमें बचत कहाँ है कि कहीं पे भी हमने मटेरियल सेविंग करी, एनर्जी सेविंग करी, तो वही बचत है आपकी। तो वहाँ पे आके इस चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी बिज़नेस मुझे आगे करना है तो वहाँ पे मुझे दूसरों के मुकाबले कहीं कम एनर्जी पे ही मैं कुछ करूँगा तभी मेरे को काम मिलेगा, अदरवाइज़ तो काम मिलने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट जो है पावर जनरेशन, जैसे शुगर फैक्ट्री में हो रही है, फैक्ट्री पावर बेच रही थी, तो वो जो मेरा जो बचपन तो शुगर फैक्ट्री में ही बीता, मेरे फादर वहाँ काम कर रहे थे तो मैं उनको देखता था। तो एनर्जी बचाने के बहुत सारे आइडियाज़ उनके पास थे, एग्रीकल्चर के बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास थे। उन सबको मिला के मैंने यही सोचा कि अब मेरा जो फ्यूचर है, मुझे जो फ्यूल का रिप्लेसमेंट एग्रीकल्चर में ही ढूंढना है, शुगर के अंदर ही ढूंढना है। और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे, क्योंकि वो इलाका ऐसा था जिसमें मैंने जो है ना अपने पूरा बचपन निकाला था। तो अगर हम शुगर केन को देखते हैं तो शुगर केन में शुगर 1/3 है, 2/3 बायोमास है।
अब ये बायोमास की कोई वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही, रियल वैल्यू तो यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन रियल वैल्यू शुगर है। तो वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख गई थी मुझे, कॉलेज के दौरान भी दिख गई थी, और उसी को ही मुझे जो है ना लगा कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं पूरी ज़िंदगी लगा सकता हूँ और बिजनेस भी बना सकता हूँ, और इसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ से आप प्योरली इसी फील्ड में आ गए। तो आज के टाइम में आपकी कंपनी SCDL एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करती हैं? हमारा जो मेन प्रोफेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तब ये था कि फैक्ट्री में बॉयलर से स्टीम बनती थी, हीट निकलती थी, वो हीट प्रोसेस में जाती थी, प्रोसेस में जो भी काम एवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन के काम करती थी वो हीट, और वो रिजेक्ट होके कंडेंसर के थ्रू स्प्रे पॉन्ड या कूलिंग टावर में चली जाती थी। तो हीट को रिजेक्ट करना प्रोसेस, जितना हमारा पानी ठंडा होगा, जितना वैक्यूम ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही आपका प्रोसेस में चीनी बनाने का प्रोसेस अच्छा चलेगा। तो शुगर फैक्ट्री की एयर कंडीशनिंग कह सकते हो आप, वो हम काम करते थे शुरुआत में, जिसमें कि हम हीट को रिजेक्ट करते थे। ये काम लगभग 20 साल हमने किया, एवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन ये सारी चीज़ें मिला के। 2006 तक हमें ये लगने लगा कि अब हमें जो है हीट रिसाइकलिंग के साथ साथ हीट रिजेक्शन के साथ साथ हीट रिसाइकलिंग करना शुरू कर रहे हैं। हीट रिसाइकलिंग का मतलब यह है कि जो लो टेम्परेचर की हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको अपग्रेड करके वापस यूज़ कर लें। अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि जो बॉयलर है वो बंद, और आपको फ्यूल बर्न करना की ज़रूरत ही नहीं है, फ्यूल बचा लिया आपने। साथ साथ इसके सोलर पावर आती चली गई। जब जैसे जैसे सोलर पावर नेशनल ग्रिड स्टेबल होती गई, इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली गई कि शुगर फैक्ट्री में या किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट में खुद की पावर बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद की पावर बनाने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत सारे लोगों को फ्यूल ख़रीदना नहीं है, या उनके पास बायोमास है तो वो बेच सकते हैं बायोमास। तो ये जो प्रोसेस था हीट रिसाइकलिंग का, ये 2006 से लेके अब 2025-26 तक आते आते अब ये हमारा मेन बिजनेस हो गया कि हीट रिसाइकलिंग। So heat rejection is no longer an option. So we should not burn fuel in the factories. We should actually, in everything, right from cooking to every type of process जहाँ पे कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो घटाते हो, तो उसमें जो है ना आप आसानी के साथ हीट रिसाइकलिंग करके सारे काम कर सकते हो। सो बायोमास बर्निंग और फ्यूल बर्निंग और हीट, एवरीथिंग इज गेटिंग आउटडेटेड नाउ आज के मॉडर्न टाइम में। तो ये अब जो है ना बहुत सेटिस्फाइंग भी है, इकोनॉमिकल भी है, और यही फ्यूचर है। राइट। तो आज के टाइम में अभी फार्मर्स इतना ज़्यादा सुसाइड भी कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके पास भी तो अपनी इनकम को डबल करने का बहुत सारे सोर्सेज हैं फिर तो। देखिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने समझी है कि अगर मैं अकेला होता और आज भी अकेला होता तो क्या कर लेता, कुछ नहीं कर सकता। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि फार्मर इज़ अलोन, एवरीबडी इज सेलिंग हिम समथिंग, somebody is selling him electricity, somebody is selling him fertilizer, seed, nutrients, herbicide, insecticide, and he is selling the grain. तो ये सिंगल एक प्रैक्टिस है, वहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, उसका जो फूड जो पैदा कर रहा है उसके तो पैसे मिल रहे हैं, जो बायोमास है उसका पैसे नहीं मिल रहे हैं, या साथ में एनिमल हस्बेंड्री है कि नहीं है। तो फार्मिंग जो है ना वो ल्यूक्रेटिव नहीं रहा प्रोफेशन। और अगर हम अपनी इकॉनमी में भी देखें तो 10-15% ही हमारी इनकम फार्मिंग से आ रही है। आज हमारी आपकी इनकम का भी 10-15% ही हम खाने पीने में खर्च करते हैं, लेकिन 80% लोग पहले फार्मिंग करते थे, अभी भी शायद 50-60% लोग फार्मिंग करते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए भी हैं, प्लस अभी हमने उसको इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया है, उसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशंस पॉसिबल है। तो हमने जो अपने लिए, जैसे मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ कि भाई शुगर केन में शुगर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोमास है, तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर शुगर से हमारी इनकम 6,000 रुपये पर टन ऑफ केन आ रही है, तो 12,000 रुपये पर टन ऑफ केन इनकम हमारी नॉन फूड बायोमास जो एग्रीकल्चर में गन्ने में साथ में पैदा होता है उससे आए। उससे क्या बन सकता है एनर्जी वाइज, वो ऑलमोस्ट पेट्रोल डीजल भी तो कहाँ से बने, सब बायोमास से बने। तो ये बायोमास जो क्रॉप के साथ पैदा हो रहा है, ये जलाना नहीं है,
फ्यूल एज ए फ्यूल इसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि इसकी एज ए प्रोडक्ट वैल्यू है। आज हमको प्लास्टिक बनाना है तो एक प्लास्टिक तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनेगा, एक दूसरा प्लास्टिक है जो बायोमास के कार्बन से बनेगा। तो इसकी जो कन्वर्जन है टेक्नोलॉजीज़ हैं विदाउट बर्निंग, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी को यूज़ करते हुए, तो अब हम लोग आजकल का जो हमारी कंपनी का पूरा फोकस है इज़ टू कन्वर्ट बायोमास इनटू मॉलिक्यूल, various types of molecules, carbon containing molecules and hydrogen containing molecules means hydrocarbons। तो ये बहुत सस्ती कॉस्ट में बनेंगे आने वाले टाइम में, मतलब पेट्रोलियम से भी सस्ते प्राइस पे बनेंगे, क्योंकि आप क्रॉप तो फूड के लिए पैदा कर रहे हो, क्रॉप तो उस फूड के लिए है, नॉन फूड बोनस है, मगर नॉन फूड इतना बड़ा है कि वो क्रॉप से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जो है हमारी जो डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री जो कि रूरल एरियाज़ में आएगी इस एफर्ट्स की वजह से, उससे जो है ना आपके जो है फार्मर की इनकम, मतलब रेवेन्यू इटसेल्फ विल बी 3 times। तो जो पराली है या एनिमल वेस्ट है, ये सब कुछ जो है ना रिसाइकिल होगा और उससे प्रोडक्ट बनेंगे, और रिजल्ट उसका क्या होगा कि इंडिया एज ए इकोनॉमी बाहर से 10-15 सालों के बाद पेट्रोलियम बाहर से मंगा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी का कार्बन जो और ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, इन सब से हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होने वाली हैं, और हमारा कंट्री ग्रीन भी हो जाएगा, प्रॉस्परस भी होगा, बिकॉज ये सारे हाइड्रोकार्बन्स विल बी ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स, नॉट कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है, लेकिन ये कहना कि भाई फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ इन्हीं टेक्नोलॉजी से आ जाएगी, वैसा भी नहीं है। माइग्रेशन तो अर्बन एरिया से में होता रहेगा, रूरल एरियाज में लोग कम होते जाएंगे, लेकिन यह है कि फार्मिंग का इंटीग्रेशन होगा, वो एक सिंगल इंटरप्राइज की इस तरह काम करेगी जिसमें कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, फार्म वर्कर्स, लैंड ओनर्स, प्रोसेसर्स, और जो कंट्री साइड में फूड प्रोसेसिंग के साथ बायो बेस्ड केमिकल की वैल्यू चेन चालू हो जाएगी, जो कि सस्टेनेबल भी होगी और ग्रीन भी होगी, और फार्मिंग को प्रॉफिटेबल भी बनाएगी। अभी आपने एक पराली वाला पॉइंट बोला, मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी भी इस बात को कह रहे थे कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी ऐसी आ चुकी हैं। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पराली से भी आपका काफ़ी कुछ चीज़ें बना के आगे सेल कर रही हैं। जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट क्या सारे के सारे इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं? ये एक मुद्दा आ जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन AIQ जो चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब सब जगह ये एक बहुत बड़ा अगेन मुद्दा बना हुआ है। तो इसकी तरफ अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं भी, तो इसकी तरफ क्यों नहीं लोग ज़्यादा जा रहे? क्या है कि पहली बात तो ये है कि पराली का कलेक्शन हो, फिर कलेक्शन होके वो बॉयलर में जाके बर्न होगी, या वो पराली से कोई प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने उसको फ्यूल बना के बेचना है तो वो बर्न नहीं होगा, फिर वो कन्वर्जन होगा प्रोसेस के अंदर, तो सॉलिड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल बनेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस खेत में जाएंगे। तो पराली को लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फार्म तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को वापस खेत को देना है। तो जितना उसका कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला हिस्सा है जो क्रॉप रेजिड्यू का है, उससे प्रोडक्ट बनना है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ से compete कर रही है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो ये जो मटेरियल है, जो वेस्ट है, ये बहुत सस्ते में अवेलेबल है, इसकी भी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो कोई जलाएगा नहीं। भाई आज आप अपना धान है वो 25 रुपये किलो में बेच रहे हैं तो वो नहीं जल रहा है। जिस दिन ये क्रॉप भी 15 रुपये किलो या 10 रुपये किलो रेजिड्यू भी बिकने लगेगा तो ये नहीं जलेगा, कलेक्ट होके पहुंचेगा उस प्लांट में। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलके टेक्नोलॉजीज़ बनाएं जिससे कि ये बायोमास कन्वर्ट होके ऑयल को रिप्लेस करे और कोल को रिप्लेस करे। और कोल इन इटसेल्फ इस बायोमास को सिर्फ जलाना तो उसकी एक बहुत लो वैल्यू है, उसको जलाना नहीं है बल्कि उसका कार्बन को यूज़ करना है। यानी कि आज आप समझ लीजिए कोई प्लास्टिक की बॉटल है अपने लेनी है तो प्लास्टिक के अंदर कार्बन है, या आपने एक हवाई जहाज़ का फ्यूल बनाना है उसमें कार्बन है। हाइड्रोजन तो सस्ती मिल जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन हाइड्रोकार्बन सस्ता कैसे होगा और कहाँ से कार्बन आएगा? ग्रीन कार्बन। तो ग्रीन कार्बन क्रॉप का है जो कि आपको जलाने बगैर आपको एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरी वैल्यू चेन जब कमर्शियल लाइन पे चलने लगेगी तो ये सब प्रोसेस सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट को
कोई रूल बना दे कि नहीं जलाना है, उससे नहीं होगा, या सिर्फ हमने कुछ उसको सब्सिडाइज कर दिया तो उससे भी नहीं होगा. इट हैज़ टू बिकम द, because it is already a waste, it is available at a deep discount over the oil price. So conversion technology is very important है, और वो डिसेंट्रलाइज ही होंगी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जो है बायोमास को आप ले जा नहीं सकते, बहुत बल्कि है, बहुत डिफिकल्ट है. मैंने सुना कि आप स्मार्ट एसिडी विलेजेस भी बना रहे हैं, एसिडी स्मार्ट विलेजेस बना रहे हैं, तो वो क्या कंसेप्ट है, वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, जैसे हम कहें कि आज से 1000 साल पहले एक गांव में क्या होता था, वहाँ पे कुम्हार भी था, वहाँ लोहार भी था, जुलाहा भी था, सारी कम्युनिटी रहती थी गांव में, और गांव की ज़रूरत की सब चीज़ें वहीं बन जाया करती थी. ज़्यादा से ज़्यादा होता था तो 5-6 गांव छोड़ के एक गांव ऐसा होता था कि जहाँ जुलाही बहुत ज़्यादा थे, या एक दूसरा 5-6 गांव मतलब दूर आसपास के एरिया में ही सारे मिल जाते थे पहले. तो हर गांव की एक स्पेशलिटी होती थी, और सब एक मिलके एक जगह पे बाजार लगता था हफ्ते में, जहां सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे और सारी चीज़ें बिक जाती थी और काम हो जाता था. हजारों साल तक हम उस तरीके से चलते रहे. तो वो एक इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम था, जिसमें कि एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ साथ में जुड़ी हुई थी, और बड़ा सस्टेनेबल था. तब कहीं बाहर से फर्टिलाइजर भी नहीं आ रहा था, तब कहीं से बिजली भी नहीं आ रही थी, और एवरीबडी वॉज हैप्पी. एंड इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री जस्ट अबाउट 1000 years बैक. तो वो जो सिस्टम था वो एक कंपोजिट सिस्टम था, जिसमें कि एवरीथिंग वॉज हैपनिंग. तो अब हमको वापस खेती के अंदर हमें अपने गाँव को फिर से वैसा ही बनाना है. यानी कि खेत, गाँव में ही ज़मीन अवेलेबल है, तो वहाँ सिर्फ खेती के साथ साथ सोलर भी लग सकता है. गांव में ही कार्बन अवेलेबल है, उस ग्रीन हाइड्रोजन को कन्वर्ट करके हाइड्रोकार्बन में बना सकते हैं, गांव के अंदर ही बना सकते हैं. गांव में ही सारा क्रॉप प्रोसेस होगी तो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होंगे, तो बाहर से न्यूट्रिएंट नहीं आना पड़ेगा. और गांव में ही एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई एक इंडस्ट्री होगी हर गाँव में, या हर एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस में एक प्रोडक्ट, जो कि ऑर्गेनिक केमिकल का एक प्रोडक्ट वहाँ बन रहा होगा यूजिंग द क्रॉप रेजिड्यू. तो आप समझ लीजिए कि वैल्यू तो 10 फोल्ड्स बढ़ जाएगी. अगर हम एक कहते हैं ना कि भाई खेत में बायोफ्यूल्स पैदा करेंगे, देखिए बायोफ्यूल्स पैदा करना बहुत टफ काम है, इससे ज़्यादा आसान सोलर है. आपने एक एकड़ के अंदर क्रॉप लगाई तो 2% एफिशिएंसी से वो सनलाइट को कन्वर्ट करेगा, वहीं सोलर पैनल लगाए तो 20% एफिशिएंसी से वो कन्वर्ट करेगा. तो एनर्जी के मामले में तो सोलर उससे 10 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, तो कंपटीशन नहीं हो सकता. मगर आप रियली आप देखो कि आपने जिस खेत में सोलर लगाया वहाँ पानी बच गया, इस खेत का पानी इस खेत को दे दो, तो इस खेत में फसल ज़्यादा होगी. और जहाँ इसका जो क्रॉप रेजिड्यू है वो है कार्बन, इस सोलर पावर का रेजिड्यू क्या आने वाला है, हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी. तो हाइड्रोजन और कार्बन को जब आप मिलाओगे तो आपका एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा. तो आपने वैल्यू क्रिएट करनी है, तो यू हैव टू बिकम ए वेरी ए कंपोजिट सिस्टम, ए हाइब्रिड सिस्टम, जहाँ एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम. सो यू हैव टू लर्न टू रिड्यूस द कॉस्ट. तो जैसे कि आज हम सोचते हैं ना कि एक कैमरा, 20 साल पहले कैमरा मैं खरीद नहीं पाता था, आज हर एक की जेब में है, जबकि कोई खरीद भी नहीं रहा है, लेकिन जेब में है. वीडियो कैमरा भी है, मोबाइल कैमरा भी है, कंप्यूटर भी है, और खरीद कोई भी नहीं रहा है. इट इज़ अवेलेबल एज फ्री. तो बिकॉज इट हैज़ बिकम ए कंपोजिट डिवाइस, एक हाइब्रिड डिवाइस है, तो बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई. तो इसी तरीके से जो बिजली की कॉस्ट है वो इतनी कम हो जाएगी आने वाले टाइम में, और खाने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी. लेकिन हम जब 4 चीज़ें एक साथ कर रहे होंगे तो इट विल स्टिल मेक मनी, एंड यू विल बी द वेरी, एंड इंडिया इज़ वेरी लकी इस सेंस में कि हमारे यहाँ 365 डेज सनशाइन है. इवन जैसलमेर में भी 300 मिलीमीटर बारिश होती है. अगर इजिप्ट के कायरो शहर में जाके देखेंगे तो 2 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर बारिश होती है. हमारे पास तो बारिश जैसलमेर में भी 250 मिलीमीटर होती है. तो जहाँ आपने जो है ना, अगर आधे खेत में सोलर लगाया और आधे खेत में आपने क्रॉप लगाई, तो यहाँ का पानी यहाँ गया, तो यहाँ तो 300 की जगह 600 मिलीमीटर की बारिश हो गई. So you can grow crop also in the deserts. So we have to actually use the technology in the agriculture and create a very different village, जो कि हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज जो है वो केवल वहीं से ही जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होगा. इंडिया हैज़ टू लुक एट बिकमिंग द फूड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल गुड्स.
जो फूड सेंटर है दुनिया का वो बनना पड़ेगा हमारे को। तो फूड तो तभी होगा जब थ्राइविंग एग्रीकल्चर होगी और इकोनॉमिकल फूड हमारा दुनिया में सबसे सस्ता भी होगा और दुनिया में सबसे वेरिएबल, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ होंगी हमारी, बहुत इनोवेशन होगा। तो ये हम लोगों को जो है ना, मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एनर्जी और फूड दोनों एक साथ किए जाएं और वो विलेज में ही पॉसिबल है। तो इस टाइप के अभी जो विलेजेस हैं ये आप बिल्ड कर चुके हैं या चल रहा है प्रोसेस? हमारा तो काम है कि टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना जिसमें कि बायोमास बर्न ना हो, जहां हम लोगों को ऐसे प्लांट्स 5 प्लांट्स हम लोग लगा चुके हैं जहां पे कि ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि बिना बॉयलर के आपका गुड़ बन रहा है। प्लांट की जो है टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो चुकी है, कमर्शियली प्रोजेक्ट वायबल हो चुके हैं। अब ये अगला फेज़ है कि इन प्लांट्स के चारों तरफ के इलाके के किसानों को उनकी खेती को सपोर्ट किया जाए, वर्कर्स को सपोर्ट किया जाए और जो है बहुत इंटेंसिव एफर्ट्स किए जाएं कि जो ये इलाके हैं इनमें जो है ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनना शुरू हों। तो ये तो एक है ना कि जैसे कि टेक्नोलॉजी का 1G आता है, फिर 2G आता है, फिर 3G आता है। तो वी आर एट ए 1G लेवल इन दिस स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट। बट प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो 5G 6G आएगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके। वो तो मतलब ये ऐसा है कि मतलब जब 1G था तब किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 5G और 6G ऐसा होगा। तो हम भी उस रास्ते पे चल पड़े हैं। देखते हैं कि आगे का जो मुझे तो ये पता है कि जितना आज हमें दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आगे दिखेगा, आगे होगा। नहीं, ऑब्वियसली वो होगा ही। अभी एक और जो कंट्री लेवल पे स्पेसिफिकली दिल्ली में एक जनरल मुद्दा चल रहा है, जो यमुना को साफ़ करने वाला मुद्दा चल रहा है कि पहले गंगा को भी प्रोसेस कर रहे थे, वो करते रहेंगे। अभी यमुना वाला इतना ज़्यादा वहाँ झाग और ये सारी चीज़ें, क्या गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही या कर नहीं पा रही? देखिए, ये हम सबको क्या है ना कि पहले तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम गंदा कर रहे हैं। कौन गंदा कर रहा है? तो सब लोग कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो हम सब क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सभी किस्म की नदी, चाहे छोटी नदी हो, चाहे बड़ी नदी हो, चाहे तालाब हो, आप 1000 साल पहले चले जाओ, मे बी आप इवन 200 साल पहले भी चले जाओगे तो कुछ पॉल्यूशन नहीं था। तो क्या जाता था इन नदियों में पानी? छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो, सब में बारिश का पानी जाता था। इसके अलावा और कोई पानी नहीं जाता। सब लोग गांव में रह रहे थे। हमारे गांव का पानी भी कोई ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते थे, तो वो बस कहीं पे भी पानी में पोल्यूशन नहीं था। हर वाटर बॉडी के अंदर सिर्फ बारिश का डिस्टिल वाटर जाता था, बाकी कुछ नहीं जाता। फिर ये सिचुएशन चेंज होनी शुरू हुई। मतलब मैं अपना भी बचपन देखता हूँ, तो मैं भी जब छोटी छोटी नदियों के आसपास घूमता था, जब मैं 7-8 साल का, तो हर नदी में पानी ज़मीन तक साफ दिखता था, छोटी सी नदी भी। मैं कहूँ कि मैं लखनऊ में स्कूल में पढ़ता था, तो कुकरेल जो रिवर थी वो भी इतनी साफ थी कि बस मैं कह नहीं सकता कि कितनी साफ थी, और शहर के बीच में थी उस ज़माने में भी। तो ये समझिए कि हम क्या भेज रहे हैं नदियों में। हम अपने सीवर का पानी भेज रहे हैं, हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, तब भी तो वो पानी साफ नहीं हुआ है। तो ये जो पानी जो हमने क्या किया है कि हम जो गंदा पानी है, आपकी बिल्डिंग से ही बाहर नहीं जाना चाहिए या आपके सेक्टर से ही बाहर नहीं जाना चाहिए, वहीं पर ही वो डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट होना चाहिए। डिस्टिल वाटर मतलब प्योर न्यूट्रिएंट फ्री वाटर, बारिश का पानी। वो फिर आप ज़मीन में भेज दीजिए, चाहे वाटर रिचार्जिंग के थ्रू ज़मीन में डाल दीजिए। आप जितना अपनी गंदगी पॉल्यूटेड एरिया से दूर लेके जाएंगे, फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मिक्स होंगे, तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाएगा। पानी में हम क्या भेज रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स भेज रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स हमको खेत में भेजने थे, भेज दिए नदी में, या पानी में हमने बहुत सारा केमिकल डाल दिया, जो कि केमिकल फैक्ट्री खरीद रही है और उसने पानी के साथ डिस्चार्ज कर दिया। अगर वो उस केमिकल को डिस्चार्ज ना करती और उसको रिकवर कर लेती, तो फैक्ट्री में और केमिकल ना खरीदने पड़ते। आज हम कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पानी के साथ फेंक देते हैं। अब वो डिटर्जेंट अगर हम रिकवर कर लें और फिर यूज़ कर लें, तो हमें डिटर्जेंट का खर्चा ही नहीं आएगा। तो ये जो सारे जो ये पॉल्यूशंस हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि हम उसको पॉइंट ऑफ यूज़ से बाहर निकलने दे रहे हैं। तो छोटे से छोटा गांव, बड़े से बड़ा गांव, उन सबको बाहर पानी जाना, डिस्चार्ज करना ही बंद होना चाहिए। पर क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा? अगर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, इसके तो प्रॉफिट आएगा।
नहीं, इन दी एंड तो आएगा, बट क्या इनिशियल स्टेज पर, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए मैं अपने घर पे ही जितना भी वेस्ट वाटर है वो वहीं उसी को ट्रीट कर रहा हूँ, पर क्या वो ट्रीट करना, वो प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव इनिशियल? देखिए, इनिशियली भी और फाइनली भी दोनों केस में कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, आप ये सोचो कि एक बड़ा शहर है, उसको पानी बाहर ले जाने का सीवेज सिस्टम की कॉस्ट, हम ट्रीटमेंट की कॉस्ट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि बिल्डिंग से बाहर निकल के वो 35 किलोमीटर दूर गया, उसकी क्या कॉस्ट है। फिर वो 35 किलोमीटर दूर वहाँ वो ट्रीट हुआ और डिस्चार्ज हो गया, वापस नहीं आया, फिर किसी दूसरे डैम से फ्रेश वाटर आया और वो भी ट्रांसपोर्ट करके शहर तक पहुँचा, और फिर वो शहर में उसी नेटवर्क से पहुँचाने की कॉस्ट। हम सिर्फ पानी की कॉस्ट, हम लोगों ने पानी को फ्री का मान लिया है, और उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी हम देना नहीं चाहते। अगर हम उसको देना डिसाइड कर लें तो ना पानी लाने की ज़रूरत, ना पहुंचाने की ज़रूरत, वहीं रिसाइकिल हो जाएगा। ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी ने ही फ्री का ही सोचा हुआ है कि पानी है, फ्री है, सिर्फ एक जो मार्केट में बोतल खरीदते हैं वहाँ लगता है, पर उसके अलावा कहीं भी देखते हैं तो फ्री ही है। वो माइंडसेट बन चुका है एक, और एक्चुअली में फ्री का ही रहेगा। जब आप ये काम कर भी लोगे तब भी वो कॉस्ट नहीं आने वाली, क्योंकि कॉस्ट वो है ही बहुत कम। मतलब मैं आपसे कहूँ कि जी आपके पानी की कॉस्ट पर डे 1 रुपये या 10 रुपये पर डे है, सब कुछ मिला के, तो क्या दिक्कत है आपके लिए? कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए हम सबको एग्री करना पड़ेगा कि हम अपनी नदी में, किसी भी नदी में डिस्टिल वाटर, बारिश के पानी से अलावा कोई पानी नहीं डालेंगे। और हम कोई भी पानी जब यूज़ करेंगे, अगर हम कहें कि सीवरेज का भी पानी है, अगर हमने उसको ट्रीट भी किया तो डिस्टिल वाटर के फॉर्म में बना के वापस नहीं यूज़ करना, चलो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही कर देंगे। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया तो अब ज़मीन का पानी तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज आप सीवेज का पानी विदाउट मच ट्रीटमेंट और पार्शियल ट्रीटमेंट करके, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, उसमें सारे सॉल्ट्स अभी भी पड़े हुए हैं, उसको आप नदी में डाल देते हो, वो नदी के डालने के लायक अभी नहीं हुआ है। नदी में तो सिर्फ 0 TDS का पानी ही डालना था। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में कोई स्टेप नहीं ले रही है स्ट्रिक्टली? देखिए, क्या है ना, हम एक बहुत ही मतलब मुश्किल सिचुएशन में, जहां आप देख रहे हो कि आप नदी देख भी नहीं पाते। आप सोचिए कि हर शहर में नदियां होती थी, हर शहर का सबसे खूबसूरत जगह नदी होती वाला थी। होता था। अब वो नदियां सब खत्म है, वो नाला बन चुकी हैं। आज आप सोचो कि जो अभी पानी को लाने और ले जाने की कॉस्ट एक चीज़ है, क्या हमने लूज़ कर दिया अपने हर शहर का जो सबसे खूबसूरत जगह थी, वो लूज़ कर दी हमने। अब वापस उसको सबसे खूबसूरत कैसे बनाएंगे? जब हम ये प्लेज करेंगे कि हम उस नदी पे उस जगह को इतना साफ कर दें कि उस पानी को पी सके, जैसा कि आज से 1000 साल पहले नहीं, सिर्फ 100 साल पहले ही पीते थे। तो वो चीज़ करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल काम है। लेकिन सवाल ये है कि इसको लेके इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ सब इम्पॉसिबल तो सब कुछ है। इम्पॉसिबल तो जो है, आज मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे लिए तो सपना ही था कॉलेज के लेवल में, लेकिन अभी हुआ। तो ये सपना तो देखना पड़ेगा और उसको प्लेज लेना पड़ेगा, और डूएबल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट आपके हिसाब से अभी उस पर इतना नहीं सोच नहीं पा रही। देखिए, गवर्नमेंट हम और आप ही तो है ना। पर ऐसा तो नहीं है ना कि उनके पास ऐसे लोग नहीं है, लोग तो होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ आती है। जब सॉल्यूशन आएगा तो लोग सोचना भी शुरू कर देंगे। सॉल्यूशन अब आ गया है। पिछले 4 सालों में हमें 3-4 बड़े नेशनल अवार्ड डिफरेंट ज्यूरीज ने दिए। मिनिस्ट्री ने बुला के भी हमसे पूछा कि भाई ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ये सब जगह क्यों नहीं हो सकती। मगर एक होता है कि टेक्नोलॉजी को लैब में डेवलप कर लेना या एक छोटे इंडस्ट्रियल स्केल पे बना लेना, फिर वो डेवलपर की तरह से कैसे जाएगी। भाई राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना लिया, लेकिन उस हवाई जहाज से बोइंग कॉर्पोरेशन चाहिए, उसके लिए एयरबस इंडस्ट्री चाहिए जो कि रिलायबिलिटी के साथ वो चीज़ डिलीवर कर सके। सिस्टम डेवलपमेंट चाहिए। तो अभी क्या है कि ऐसी चीज़ों को एक वक्त लगता है, उसको एंटरप्रेनर चाहिए, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, लेकिन सोच तो आ चुकी है। और अगर ये इस पे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ना सोच रही होती तो वो हमको रिकॉग्नाइज क्यों करते, हमें इतना काम क्यों देते। तो काम तो दे रहे हैं, लेकिन ये है कि स्लो पेस में है, हो रहा है। अच्छा, कौन सा स्टेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लायंस को मीट करता है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, तमिलनाडु काफ़ी हद तक दिखाई देता है मुझे कि बहुत है वहाँ पे
बेटर है सिचुएशन। लेकिन मतलब फिर भी कंप्लायंस, अगर मैं कहूँ कि जितनी साफ़ नदियाँ होनी चाहिए अभी तो कहीं नहीं है। और हम इंडिया में इतनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर हमने एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दिया तो ऑलरेडी हम बहुत वर्स्ट हो चुके हैं। यस, एग्री। तो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होंगे वो। अब हमको तो बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये सबसे इसका फ़ायदा क्या है कि अगर सारा वाटर ट्रीट होगा तो उसके जो सॉलिड्स हैं उनमें इतना न्यूट्रिएंट्स हैं या उतने उसमें मटेरियल है जो कि एक्चुअली में हमारे एग्रीकल्चर को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट से फ्री कर देगा, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करने लगे। न्यूट्रिएंट्स आपने वाटर बॉडीज़ के थ्रू बाहर नहीं किए या अपने अंडरग्राउंड एक्विफर्स को अपने पोल्यूट नहीं करोगे, तो न्यूट्रिएंट्स विल गो टू द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट विल नॉट गो वेयर इट इज़ गोइंग नाउ विद द वेस्ट वाटर। आपने एक माइग्रेशन की बात कही थी। अब मेरे को पर्सनल लेवल ऐसा फील होता है कि आने वाले टाइम में रिवर्स माइग्रेशन होगी, लोग शहरों से वापस गांव की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो अभी करंटली नॉट जस्ट एनवायरनमेंट आप देख ही रहे हैं, AIQ बाकी सारी चीज़ें भी, बट लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि यार जो माहौल पहले था वो अब शहरों में बिल्कुल रहा नहीं है। तो इससे अच्छा हम गाँव में चलते हैं, साफ़ हवा है, साफ़ पानी है। तो ये रिवर्स माइग्रेशन जो ओवरऑल माइग्रेशन वाला सिस्टम है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मेरा तो बिल्कुल यही सपना है कि किसी तरीके से हम गाँव को इतना खूबसूरत बना दें, मतलब हाईटेक, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एंड कल्चरली वेरी रिच, ताकि जो है कल्चर के सेंटर्स गांव बन जाए और वहाँ पे टूरिज़्म हो, वहाँ लोग आएँ, वहीं रहें। और शहरों की तो ज़िंदगी जो है ना वो उतनी आसान नहीं रही है और बहुत महंगे भी है शहर। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है ना हमारे, जब मैं अब आजकल गांव में जाता हूं तो मुझे यंगस्टर्स ही नहीं दिखते, मुझे वहाँ पे सिर्फ 50 साल के आसपास की एज के लोग दिखते हैं। एग्री, क्योंकि वहाँ वही पॉइंट आ गया कि यंगस्टर के लिए वहाँ कुछ रहा ही नहीं। बेशक खेती है वो भी अब कम हो रही है, सब शहरों में आ रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, और जो ये तभी हो पाएगा जब हम इनकम के सोर्सेस गाँव में पैदा करें। हम लोगों ने तो अपनी कंपनी में डिसाइड किया है कि हमारा जो फ्यूचर है इन्वेस्टमेंट वो सारा विलेज बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड वैल्यू एडिशन थ्रू द हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्रॉप रेजिड्यूज, इसी के ऊपर ही हमको काम करना है। हमें यही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं इसमें एक और पॉइंट आपसे जानना चाहूँगा कि जो माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा पॉइंट आपने यूथ वाला बोला, क्या यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में ही, चाहे वो लोकल लोग ही क्यों ना हो, उनको कुछ ऐसा बिल्डअप नहीं करना चाहिए कि लोग वापस आ सके? क्योंकि एक चीज़ के लिए तो लोग वापस जाते ही हैं, शांति के लिए, कि चलो साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 महीने में एक बार हम होके आते हैं। बट एक्चुअल में जो ये वाला टॉपिक है कि वहाँ कुछ है नहीं करने को, बनाना पड़ेगा हमें। इंडस्ट्री के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चर। देखिए यूथ को क्या चाहिए, मान लीजिए बहुत एक गांव में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर ही हो, चाहे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, क्यों नहीं जाएगा यूथ वहाँ पे? क्योंकि सारी समस्या का समाधान तो गांव में है। हाँ, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ही, और करना भी पड़ेगा सोचने के साथ साथ। शायद हमारी गवर्नमेंट अगर करे कि एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़, कई बार हम लोग जो है ना प्रमोशन पॉलिसीज़ लाते हैं, टैक्स फ्री करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, फिस्कल इंसेंटिव्स देते हैं। तो एनी इंडस्ट्री विच कम्स अप और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच कम्स अप इन द रूरल एरियाज शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स। क्योंकि जो लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वहाँ ही है। यहाँ तो इस कदर बढ़ चुकी है अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, कि फालतू की चीज़ें तो है ही हैं। बट SCDL ऐसा क्या कर रही है? इस चीज़ में क्या रोल अपना निभा रही है जो लोअर कॉस्ट है, और इस इशू को कैसे टैकल करने में हेल्प आउट कर रही है? जो कॉस्ट है, कोई भी जो एग्रो बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट है, देखिए एज ए कंट्री अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल लीडर बने किसी फील्ड में, जैसे कि हमको ऐसा लगता है कि फूड सेक्टर में इंडिया कुड बी द ग्लोबल लीडर, तो हम उसको कैसे अचीव करें, इसके लिए हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई फूड पोर्शन की भी वैल्यू क्रिएट करो, नॉन फूड की भी वैल्यू क्रिएट करो। तो जब आप कंबाइंड वैल्यू देखते हो तो यू कैन बिकम द ग्लोबल लीडर।
देखिए दुनिया में अगर राज करना है या राज कह लो या दुनिया में मार्केट को डोमिनेट करना है, यू हैव टू प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइस। तो हम लोग गैजेट्स हैं या बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो तो हम वंस इन ए ईयर खरीदते हैं, लेकिन फूड तो रोज़ खरीदते हैं। तो अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन फूड इंडिया में बनाएं और हमारी कॉस्ट ऑफ फूड रॉ मटेरियल सबसे कम हो, प्रोसेसिंग विलेज में ही हो रही हो, साथ साथ जो नॉन फूड मटेरियल है उससे भी प्रोडक्ट बन रहा हो, तो हमारा जो है एनर्जी और फूड दोनों एक साथ हो रहे हैं विलेज के अंदर, यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन, यूजिंग सोलर पावर, तो बहुत अच्छा हमारा कॉम्पीटिंग इकोनॉमी बन जाती है और वो एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो वी आर एक्चुअली वी हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, वी कैन सपोर्ट नॉट जस्ट 1.5 बिलियन पीपल, बट वी कैन प्रोड्यूस फूड फॉर मे बी होल वर्ल्ड ऑल्सो, वी कैन, बट वी हैव टू प्रोड्यूस इट वेरी इकोनॉमिकली एंड वेरी हाई क्वालिटी, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर ही हमें जो है ना फूड और एनर्जी और केमिकल्स को हमें एक साथ बनाना है क्रॉप्स के थ्रू, यूजिंग द इकोसिस्टम विच इज लैंड, वाटर एंड पीपल अवेलेबल इन द कंट्री साइड, दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। मैं इस चीज़ को अब ऐसे एक मन में बात आ रही है, उसको ऐसे कहना चाहूँगा कि 1 किलो प्याज बेचने के आइडिया से आपने आज 1000-1500 करोड़ की कंपनी बिल्डअप कर ली है, बट द पॉइंट इज जो आपके मन में जो ये आइडिया था जिसको आपने एग्जीक्यूट किया, यहाँ तक लेके आए, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस को बिल्डअप करने के लिए सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के मामले में? बिकॉज लोगों को आज भी ये ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें ना सिर्फ बोलने की ही है, जबकि आप उसको प्रूफ कर चुके हो बोलने की नहीं है, प्रॉफिट की भी है, बिजनेस की भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी है, हर तरह से है। देखिए क्या है कि कुछ भी करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, एक तो वो सिचुएशन होनी चाहिए कि आपके पास चॉइसेस ना हो। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ग्रो अप हो रहा था या जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मुझे लगता था कि नौकरी वोकरी तो मेरे को मिलेगी नहीं, और मैं जो है ना कंफर्टेबल लाइफ चाहता था अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर जब आपको लगता है कि आप में अदरवाइज उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप मेहनत करते हो, और फिर जब मेहनत करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छुटती नहीं है, फिर वो लगी रहती है। हाँ, फिर वो मज़ा नहीं आता। हाँ, अगर आप खाली बैठो तो अगर आज भी मैं अगर 18 घंटे से कम काम करूं तो मुझे परेशानी होती है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं फिर से फेल ना होने लगूं, कहीं मैं यूजलेस ना हो जाऊं। तो वो जो चीज़ है लाइफ में, वो किसी को अगर ना भी आ रही हो तो आर्टिफिशियली डाल लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर के बाद मैंने अपने फादर से कहा कि अब मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, तो मेरे फादर काफ़ी नाराज़ हुए कि भाई पैसे क्यों नहीं लोगे। बहुत सारे लोगों ने जो है ना मुझे हेल्प करने की भी कोशिश करी, मैंने किसी से भी हेल्प लेने से मना कर दिया। मैं कहा पैसे मैं अपने फ्रेंड से ले लूँगा, फिर उसको वापस भी कर दूँगा, मैं अपना बिजनेस करूँगा, काम करूँगा। तो वो जो हार्डशिप थी लास्ट के 2 सालों की, उस हार्डशिप के दौरान नुकसान हुआ मेरा, लेकिन मैंने सीख लिया पैसा कमाना कि भाई अब मेरे को पैसे कमाने हैं। तो ये जो बिज़नेस के दौरान भी कई बार कंपनीज बुरे हालात से गुजरती हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि टॉप मैन कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे बिजनेस लेके आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे कंपनी चला रहा है। तो उन कईयों को लगता है बहुत आसान ज़िंदगी है, बड़ा मस्ती है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। बहुत मेहनत है, बहुत जो है ना दिन रात आपको काम करना है। ऊपर वाली पोजीशन आसान नहीं है। तो बस ये है कि उसके साथ आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपको पावर मिलती है, आप कुछ बड़ा काम और कुछ करना चाहो तो उसके लिए रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ये जो है ना, जब आदमी ठान ले कि भाई मुझे करना ही है और उसके लिए फिर मैं कितना भी खून पसीना बहाना पड़े मैं करूँगा, तो तभी फिर कुछ क्रिएट होता है। अदरवाइज जो एवरेज कंफर्टेबल जो ज़िंदगी है, तो आप तो पता ही है कि मतलब क्या तेंदुलकर की ज़िंदगी आसान थी, 12 साल की उम्र से वो क्या काम कर रहा था, या शाहरुख खान की ज़िंदगी आज भी आसान है क्या अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी आज 80 साल में क्या आसान है क्या? सुबह 4 बजे उठ के जो है, जो इस एज में भी वो इतनी मेहनत करते हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी। सो यू हैव टू डिसाइड कि यू वांट टू बी एन एवरेज और यू वांट टू बिकम अबव ऑल। कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंफर्ट में सक्सेस नहीं है। तो आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस से, इतने सालों के एक्सपीरियंस से, जो न्यू यंग जनरेशन को आप देख रहे हो जो बिजनेस में है,
आपको क्या लगता है कि बहुत सारे बिजनेसेस फेल भी हो रहे हैं, क्या कमी रह जा रही है, या उनके अंदर वो ड्राइव नहीं है, या उनके अंदर ये है कि मैं एक बार फेल हो गया तो छोड़ दो जी, वापस चलते हैं? आपको ऐसा क्या लग रहा है आजकल चल क्या रहा है एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं ये पूछूं आपसे तो? एक तो ये है कि जो भी बिजनेस का कोई भी आइडिया हो, उसमें पहला ये होना चाहिए कि यू शुड बी गुड टू एवरीवन. इट शुड बी इट शुड सॉल्व ए प्रॉब्लम, ए जेन्युइन प्रॉब्लम. Any business which starts with only motive to make money will not be successful. Yes. It is impossible now. Now you have to find कि कौन सी ऐसी आपकी एबिलिटी है जो सोसाइटी की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर आप कोई इंटरप्राइज बनाते हैं तो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ आएंगे. क्यों आएंगे? सिर्फ पैसे के लिए. उनको जॉब और भी बहुत सारी मिल रही हैं. उनको चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके साथ रह के उन्हें मिलने. तो ना अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, ना अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, और ना अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो पैसा तो कमाना इज़ ए आउटकम ऑफ ए वेरी गुड एक्टिविटी which is benefiting everybody. So money chases you rather than you chase the money. And you just do the job very perfectly. That is the way any new enterprise is created. तो जब आपने स्टार्ट किया था तब उस लेवल पे ज़्यादा मेहनत थी, या आज के इस लेवल पे ज़्यादा मेहनत है? नहीं, तब बहुत ज़्यादा मेहनत थी, बहुत मेहनत थी. उतनी मेहनत जो है अब शायद अब ना ज़रूरत है करने की, लेकिन मैं करता हूँ. लेकिन तब बहुत रिस्क था. मैं स्कूटर में यहाँ से लखनऊ तक चला जाता था और रास्ते भर जो है ना फैक्ट्रियों में अपना प्रेजेंटेशन देता था, अपने प्रोडक्ट को बांटता था. और मैं उतना रिस्क जो है आज मैं अपने एम्प्लॉय को भी ना लेने दूं, उस तरीके के रिस्क जो मैंने लिए उस ज़माने में. तो उस टाइम घर से पूरा सपोर्ट था आपको, फैमिली से? सपोर्ट तो था ही, तभी तो मैं इस तरीके के रिस्क भी ले लेता था. लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है ना उनको चिंता भी होती थी, लेकिन क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं जो भी करूँगा सही करूँगा, तो उनका आशीर्वाद तो था ही. कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, ऑब्वियस है, बिजनेस करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस टाइम पर आपको लगता है कि यार वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस टाइम मेरे को ऐसा भी फील हुआ कि शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ? कभी ऐसा कोई चैलेंज आया आपके सामने? अराउंड 2010 हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज से भी बड़ी थी उस टाइम तो, और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बैंक का लोन भी था. और मुझे ऐसा लगा कि मैं फाइनेंशियली ये जो मैंने बनाया है इसको मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा. और मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे शायद हमारी कंपनी का जो माहौल था, जो एम्प्लॉयज़ थे, जितना मेरा कनेक्शन आज है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं रहा मेरा उस टाइम पे. बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो अपने अपने तरीके से सोचते थे. तो जो एथिक्स और वैल्यूज़ जिसके लिए मैं स्टैंड फॉर करता रहा हूँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, और प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था. और हमें लग रहा था कि हम लॉस में जाएंगे और हम NPA हो जाएंगे और हम अपने बैंकर्स और सबको लेट डाउन करेंगे. तो मुझे जो है ना बिल्कुल मैं मतलब मेंटली मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया. और मेरी वाइफ ने देखा कि मैं जो है नॉर्मल नहीं रहा, तो उसने कहा कि हम अपना, तब हम लोग दिल्ली में चले गए थे 4 साल के लिए. मेरी वाइफ ने तुरंत सारा सामान पैक किया, कहा चंडीगढ़ वापस चलेंगे. हम वहीं पे खुश थे, वहीं पे आपके सारे लोग हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, वहीं प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, अब वहीं चलते हैं, हम ज़्यादा बिज़नेस को छोटा करेंगे. और हमने फिर ये डिसाइड किया कि सारे पार्टनर से मिलके कि भाई हम जो है ना जो कंपनी इंजीनियरिंग में एक्सेल करती थी वही करेंगे वापस. और मेरे पार्टनर से भी जो है ना मुझे सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि आप शेयर्स वापस पकड़ो, ये कंपनी आप चलाओ, हम बाहर निकलते हैं, हमें कुछ पैसे भी नहीं चाहिए, ये शेयर्स पकड़ के तुम कंपनी चलाओ. हम अपने वापस अपने प्रोफेशन में चले गए वो लोग, और कंपनी भी बच गई. बैंक ने भी जो है हमारे को रीस्ट्रक्चर कर दिया, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और हमने फिर से इंजीनियरिंग की फील्ड में दोबारा से अच्छे से काम करना शुरू किया, और फिर से हम आगे बढ़ गए. तो चंडीगढ़ में वापस आके 1000-1500 करोड़ की कंपनी बिल्डअप करना, कैसा वो फील आपको आया?
नहीं, मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। मैंने एक दिन जो है अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया और मैंने कहा कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं जो है ना, ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको लीड कर पाऊँगा, तो आप लोगों को क्या लगता है? तो मेरे सारे एम्प्लॉयज़ ने कहा कि नहीं, आप बस बैठे रहो, कंपनी हम चला देंगे, आप चिंता मत करो, बस आप यहाँ से जो है ना जाने की बात मत करो, कंपनी बेचने की भी बात मत करो, हम चलाएंगे आपके साथ। और सारे एम्प्लॉयज़ ने कहा नहीं, हमारी कंपनी ठीक हो जाएगी, और ठीक होनी शुरू हो गई। हमने वापस अपनी वही इनोवेशन उसी मतलब और भी ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि 2012 में हमने और भी ज़्यादा दृढ़ संकल्प लिया कि हम कंपनी में और भी अच्छा काम करेंगे, और अब हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। हमारा काम जो है ना, पैसे तो हमें आ ही जाएंगे आगे पीछे, मगर हमने जो है ना एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है। और हमने अपना जो है ना मिशन स्टेटमेंट भी 2014 में बना के हर जगह कंपनी में लगा दिया कि डेडिकेटेड फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट टू अनलॉक परपेचुअल फूड एंड एनर्जी रिसोर्सेस। क्योंकि हमारे मिशन का जो है ना वो आज हम वैसे ही बन गए, शायद 2014 में नहीं थे उतने जितने कि आज हो गए हैं। तो वो हमने लिख ही लिया अपने सामने कि हमने बस यही करना है, और फिर वैसा हो भी गया। नहीं, जब हमें एक अच्छी सपोर्टिव टीम मिल जाती है जो आपको भी समझते हैं, तो एक लीडर को भी, बीइंग अ लीडर भी, आपको भी खुद को भी एक फील आता है, नहीं यार मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे को उनको लीड करते हुए इसको बिल्डअप करना है। और दूसरा पॉइंट कि चंडीगढ़ में लोगों का ऐसा कहना है कि चंडीगढ़ में 1000-1500 करोड़ की कंपनी बनाना आसान नहीं है, या चंडीगढ़ में ऐसी कंपनियां बनती ही नहीं, और आपने वो बनाई, वो भी इस फील्ड में जहाँ कोई सोच नहीं सकता। तो ये सारा कुछ बहुत ही ट्रेमेंडस आपका पूरा जर्नी रही है, और मेरे को भी आपसे बात करके सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, वाइब्स आ रही हैं। मैं तो सर आपको विशिंग यू अ लक फॉर जो भी फ्यूचर में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इवन दो आई रिसेंटली रेड की इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल बेस्ड प्लांट आप लोग शुरू कर रहे हैं मिलके कंपनी के साथ, वो क्या चीज़ है? हमने हर जगह पे, राइट फ्रॉम कुकिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन, मेकिंग पेपर, मेकिंग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हर जगह पे बॉयलर फ्री, यानी फ्यूल बर्निंग फ्री, CO2 एमिशन फ्री, ये सोसाइटी बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प भी है, और हम उसको कर ही रहे हैं। हमें दिख रहा है हम सब चीज़ें उसकी अचीव कर चुके हैं। तो डालमिया शुगर ने 2 साल पहले हमें अप्रोच किया कि हमको अल्कोहल का प्लांट लगाना है, और हमें स्टीम के बिना चलाने के लिए आप दे सकते हो क्या? और हमने उनको पहले भी पिच किया था, और हमने उनको बताया था कि हम कर सकते हैं। और हम लोग पिछले 20 सालों से MVR बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, और वाटर के ऊपर भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें भी फ्यूल बर्निंग फ्री है। तो क्या है कि जब हम अल्कोहल का फर्मेंटेशन करते हैं तो अल्कोहल और पानी का मिक्स बन जाता है, तो उसको डिस्टिल करके बाहर निकालना होता है, उसमें स्टीम लगती है, लेकिन स्टीम लगती भी है एट द बॉटम एट हाई टेम्परेचर, और स्टीम निकलती भी है टॉप से एट ए लो टेम्परेचर। तो इसे सिर्फ अपग्रेड करना है। जैसे AC में हम लोग इस कमरे की हीट को बाहर फेंकते हैं, तो कमरे के अंदर हीट क्योंकि कूलनेस चाहिए, तो कमरे में जो रेफ्रिजरेंट है वो लो टेम्परेचर पे रहता है, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और कंप्रेसर के अंदर वो गैस जाती है, उसे कंप्रेस करते हैं। बाहर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर अगर 45 डिग्री है, तो बाहर का हीट एक्सचेंजर में वो रेफ्रिजरेंट 55 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड का होकर हीट को बाहर फेंक देता है। तो इट इज़ ए हीट पंप ऑल्सो। एंड इन द विंटर्स ऑपोजिट हैपन्स, कि जो ठंडी हवा है वो बाहर निकल रही होती है, गर्म हवा अंदर आ रही है। तो ये कंप्रेशन सिस्टम है जो कि हम लोग अब हर किस्म की इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते चले जा रहे हैं। इसका एंड रिजल्ट है कि हमारा फ्यूल बर्निंग ख़त्म हो गई। देखिए, फ्यूल बर्न नहीं करेंगे तभी फ्यूल बेचेंगे। बायोमास से हमने सॉलिड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल बनाना है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमने फ्यूल नहीं बर्न करना। हमारे पास ग्रीन पावर है, ग्रीन पावर यूज़ करके हमने सॉलिड फ्यूल को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर विल कम फ्रॉम द पराली ऑफ द पंजाब एंड द ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमें अपने सभी किस्म के ऑर्गेनिक केमिकल्स और अल्कोहल सब कुछ हमें नॉन फूड से
ग्रीन हाइड्रोजन एंड वेस्ट बायोमास से करना है। तो यही हमारा जो जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो डालमिया का जो पहला प्लांट था वो ग्रेन बेस्ड था लेकिन बॉयलर फ्री था, यानी कि उसके डिस्टिलेशन और एवापोरेशन में स्टीम नहीं लग रही। नहीं सर, और इसको टर्म भी इंडिया फर्स्ट 4G इथेनॉल प्लांट दिया गया। ये जो 4G वाला है ये एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि अब अंडर डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन है। इसमें यह है कि चिमनी से निकलने वाली CO2 और ग्रीन हाइड्रोजन को कंबाइन करके फ्यूल बना दिया। तो ये इससे भी आगे की जनरेशन है और ये चीज़ होने ही वाली है। ज़्यादा अल्कोहल आपको इस वाले मेथड से निकलती हुई दिखेगी। बायोमास की अल्कोहल और ये अल्कोहल दो मिला के 2 ऐसी अल्कोहल होंगी जो कि हमारे देश को बाहर से ऑयल इंपोर्ट करने में जीरो कर देंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि 10 से 15 साल से ज़्यादा वक्त लगने वाला है इंडिया टू बिकम ऑयल इंपोर्ट फ्री। Sir, first of all, thank you so much for coming and sharing insights and experience. आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से आप जो भी अभी करंटली कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड आई एम फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड टू हैव यू हेयर टुडे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर. It was a fascinating discussion and we will continue to remain in touch. Definitely, sir, definitely. Yeah. Thank you so much. Thank you. आई होप आप सभी को आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और पूरे पॉडकास्ट में से कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे को पर्सनली काफी कुछ सीखने को मिला सस्टेनेबिलिटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और कैसे इन सभी के साथ हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं. हो सकता है आप में से ही कोई ₹1 से 1500 करोड़ रुपए का एम्पायर इन सभी चीजों को सीखते हुए बिल्ड कर सकता है. पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारी भी मोटिवेशन बढ़ती है, टीम की मोटिवेशन बढ़ती है, और ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट को लाने का हमें मौका मिलता है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग TCB विद सनवाल. थैंक यू.